हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आवर्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर किस तरह से होता है आपका, वो सारा हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। अब मैटर को फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, किस तरह के पार्टिकल्स अरेंज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कैसे हैं, इस बेसिस पे अरेंज किया गया है। तो 3 कैटेगरीज़ हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। इसके अलावा भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे कि आपका प्लाज्मा पढ़ रखा होगा, आपने बीईसी पढ़ रखा होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ रखा होगा। ये सब भी आप लोगों ने पढ़ाया है, छोटी क्लासेस में डिटेल में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे हम बस इन 3 को लेंगे और उसके मेजर प्रॉपर्टीज़ लेंगे। जैसे कि सॉलिड जो है वो आपका रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसे सॉलिड को हम लोग रिजिड बुलाते हैं। अगर रिजिडिटी की डेफिनेशन कोई पूछता है तो उसके लिए रिजिड मतलब क्या? जो अपना शेप चेंज करने को रेजिस्ट करता है। अगर उसका शेप चेंज करना चाहें तो वो उसमें रेजिस्ट करेगा, रोकेगा उसको, तो इसीलिए उसको रिजिड बुलाते हैं। दूसरा है लिक्विड, जो होता है वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मीन्स जिसके पास फ्लो करने की कैपेबिलिटी हो। गैसेस के पास भी फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हम लोग जो फ्लूइड टर्म है वो सिर्फ लिक्विड के लिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस, जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है। अब गैस कंप्रेसिबल क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें गैसेस कंप्रेसिबल क्यों माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। तो जब स्पेसेस होते हैं तो आप किसी तरह अगर उसको समहाउ कंप्रेस करने में, इतने ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में खूब सारे स्पेसेस हैं, तो किसी तरह अगर इन पार्टिकल्स को आप आसपास में मूव कर सकते हो तो वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, उनका फेस जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं। एलपीजी में क्या है, होता तो ये गैस है, ठीक है, होती तो ये गैस है, बट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये, यानी इसको हम लोगों ने गैस से लिक्विड में कंप्रेस कर रखा है। किस तरह से कंप्रेस किया है वो आगे आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन है, एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहली बात तो होता क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको कहते हैं पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर, उसका आइडेंटिटी एक तरह से। तो अगर प्योर सब्सटेंसेस कोई है, प्योर सब्सटेंसेस यानी जिसमें कोई और ना हो, पूरी तरह से प्योर, उसी को हम लोग प्योर बोलते हैं ना, जिसमें कुछ और मिला हुआ ना हो, तो उस बेसिस पे एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स जो सिर्फ एक तरह के एटम से बने हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स में भी क्या है आपका? मेटल्स हैं, दूसरा आपका क्या है? नॉन मेटल है, एंड मेटलॉइड्स हैं। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स हैं। इन सब की भी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने डिटेल में पढ़ रखी हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आपके पीरियोडिक टेबल में सारे प्रेजेंट होते हैं, ये भी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें सिर्फ एक तरह के ही एटम होते हैं। अब दूसरा क्या है आपका? कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जैसे कि H2O ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, H2O एक कंपाउंड है। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। अब H2O में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन का है और 2 हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। तो ये जो आपका पार्टिकल है इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो वाटर में क्या होता है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो H2O का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के आपका पूरा एक वाटर बनाते हैं, वाटर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये भी एक तरह से प्योर है, इसमें सिर्फ H2O का ही पार्टिकल है, कुछ और नहीं मिला हुआ है, तो ये भी एक तरह से प्योर है आपका। अब मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं आपके। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होमो मीन्स सेम होता है,
तो अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, यानी अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसमें जो शुगर का पार्टिकल है या सॉल्ट का पार्टिकल है, आप उसको पानी के पार्टिकल से अलग नहीं देख पाओगे। आपको वो सब एक ही जैसा दिखाई देगा। उसमें आप बता नहीं सकते उसमें से कौन सा शुगर का पार्टिकल है और कौन सा आपका सॉल्ट का पार्टिकल है। पूरा यूनिफॉर्म नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कौन क्या है, यूनिफॉर्म लिख सकते हो। दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, आपको जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी दो सब्सटेंसेस के, आपको अलग अलग नज़र आएंगे। जैसे कि सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट के सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो सॉल्ट आपको नीचे में दिखेगा और पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको ऊपर में नज़र आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्ट सोल्यूशन जो हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम हमको पता होने चाहिए इस चैप्टर के लिए और आगे के लिए भी। तो उसको बस एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका है वॉशिंग सोडा, पहले पढ़ रखे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बुलाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉल्ट जिसको Na2SO4 डॉट 10H2O बुलाते हैं। ठीक है। आगे है आपका क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बुलाते हैं, कॉमन नेम आप लोगों ने पढ़ रखा है ये 10th क्लास में। स्लेग लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्बल लाइमस्टोन, ये कॉमन नेम है, चौक के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। फिर है आपका जिप्सम, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हाफ H2 आप लोग कर लीजिएगा, हाफ H2O यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O है। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इप्सम सॉल्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन है आपका, ये MgSO4 है। ठीक है, ये Mg कर लीजिएगा आप लोग, MgSO4 डॉट 7H2O। ये इप्सम सॉल्ट के लिए टर्म जो है वो यूज़ होता है। ये आपके लिए एक यूनिक है, अलग है इप्सम सॉल्ट, बाकी सब तो आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI यूनिट्स क्या होती हैं? 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिनके SI यूनिट्स पे आपको पता होना चाहिए। यूनिट्स तो खैर आगे भी पता करते रहेंगे धीरे धीरे। तो इन चारों को पहले देख लेते हैं। पहला है आपका लेंथ, लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं L से और इसका SI यूनिट होता है मीटर। दूसरा है आपका मास, किलोग्राम kg। तीसरा है टाइम, इसको सेकंड है इसका SI यूनिट। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट जिसका SI यूनिट एम्पियर है। पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसका SI यूनिट केल्विन है। और छठा है आपका अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जिसका SI यूनिट मोल है। फ़िलहाल के लिए ये मोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अब मोल से ही सारे आगे में पढ़ाई होने वाली है 11th की चाहे 12th की। नेक्स्ट है आपका लुमिनस इंटेंसिटी जिसको IV से रिप्रेजेंट करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो SI यूनिट होता है वो कैंडेला होता है जिसको CD से लिखते हैं। तो ये 4 आपके बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं और इसी के बेसिस पे बाकी भी जितने भी यूनिट्स हैं वो डिराइव किए जाते हैं। जैसे कि कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को डिराइव करना है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपका वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, तो वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? वॉल्यूम L क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब होता है, हम लोग को पता है। तो लेंथ का SI यूनिट यहाँ पे क्या ऊपर में दे रखा है? मीटर दे रखा है। तो लेंथ एक अगर लेंथ है तो मीटर हो गया और L क्यूब है तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये इसका SI यूनिट हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इसी तरह डेंसिटी का देखेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का ऊपर में दे रखा है, वॉल्यूम का हम लोगों ने यहाँ पे फ़िलहाल में डिराइव किया है।
तो अगर मास का देखेंगे एसआई यूनिट केजी है, वॉल्यूम का यहाँ पे ऊपर में डिराइव किया था तो पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसका सीजीएस आपका ये रहा यूनिट। यहाँ पे भी आप ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स पे। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। मास आपके 7 बेसिक यूनिट में आता है, एक्सेलरेशन 7 बेसिक यूनिट में नहीं आता है। अगर आपको पता हो तो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसी तरह और भी आपके जो फिज़िकल यूनिट्स होंगे उसके एसआई यूनिट्स आप लोग डिराइव कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक होती हैं वो 7 होती हैं, उसी से हमको आगे का डिराइव करना है। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जो हमारा इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट है? टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर में आपका डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है आपका ये। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कभी भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें आप लोग 273 इन जनरल ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर 0.15 भी ऐड कर देंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला आपका यहाँ पे दे रखा है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसका अपोजिट अगर फ़ारेनहाइट में दिया है डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो इसी को रीअरेंज कर लेंगे आप, तो उसका फार्मूला आ जाएगा। आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक जनरल फार्मूला है जिसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन को रिलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। ये फार्मूला ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इनमें से कुछ याद नहीं है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद है, तो आप इन तीनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दे रखा है, मतलब अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इस दोनों वैल्यू को, इसको और इसको आप इक्वेट कर लीजिए, इन दोनों वैल्यू को आपस में रख के। और आपको अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रख के आप लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान सा तरीका है, एक अच्छा सा फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेशर पे। अभी टेम्परेचर किया था, थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है और जो टर्म है वो अभी आप लोग के लिए शायद नया हो, अभी रेगुलर यूज़ होने वाला है वो टर्म आपके लिए। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि 1.008 बार के बराबर होता है। वही आपका 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, 76 cm ऑफ Hg के बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है और 1 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये बार, mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hd, टॉर, पास्कल, ये सारी किसकी यूनिट है? तो प्रेशर की यूनिट है। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए आप लोगों को, तभी हम लोग आगे में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या इसके आगे वाले चैप्टर से भी रिलेटेड वो कर पाएंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में देखिए आप लोग, 1 लीटर जो है वो कितने के बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। यही 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है और यही आपका 1000 मिलीलीटर के बराबर है। इसको कैपिटल L लिखते हैं, ml कैपिटल L। ओके, तो यही आपका सारा ये जो फार्मूला है आपका। अगर मान लीजिए आप लोग को यूनिट दे रखा है कहीं पे सीसी में, उसको कन्वर्ट करना है लीटर में, या सीसी में दे रखा है उसको ml में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इस फार्मूले के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है उस पर आते हैं। Okay, so precision. If the values of different measurement is close to each other and close to their average value, the measurement is said to be precision. अगर कोई 2 वैल्यूज़ हैं दे रखी हैं आपकी, ठीक है, और इन दोनों का आपने एक एवरेज वैल्यू निकाल रखा है। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के करीब हैं
और ये दोनों वैल्यू एवरेज वैल्यू के भी करीब हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे ऊपर में लिख रखा है। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू ईच अदर, अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, एंड क्लोज टू द एवरेज वैल्यू, और ये इसका एवरेज वैल्यू है तो इसके भी क्लोज हैं, द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसीजन। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, अगर सपोज आपका ये एवरेज दो वैल्यूज़ ले रखे हैं आपने, ये इसका एवरेज निकाल लिया है और यहाँ पे आपका एक करेक्ट वैल्यू दे रखा है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, अगर इसका जो एवरेज वैल्यू है ये करेक्ट वैल्यू के बराबर है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। तो एक एग्जांपल लेते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को दोनों को साथ में डिफाइन करने के लिए। सपोज किसी भी एक सब्सटेंस का मास दे रखा है, किसी एक सब्सटेंस का मास दे रखा है 2.00 ग्राम। ठीक, 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, तीनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं 1, 2, तो मेजरमेंट कर रखे हैं, एक एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट और ये इसकी एवरेज वैल्यू है। तो सपोज़ 2 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, स्टूडेंट ए की वैल्यू 1.95 आ रही है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू 1.93 आ रही है, उसका एवरेज जो निकाल रहा है वो 1.94 के बराबर आ रहा है। स्टूडेंट बी का 1.94, दूसरी वैल्यू 2.05, तीसरी 1.995, स्टूडेंट सी का 2.10, 1.99 और एवरेज वैल्यू 2 के बराबर आ रहा है। तो इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो आपका प्रिसाइज है और कौन सा वैल्यू आपका एक्यूरेट है वो देखेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन क्या था आपका कि जो एवरेज वैल्यू हैं वो एक दूसरे के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के करीब हों और वो एवरेज वैल्यूज़ के भी करीब हों, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, प्रिसीजन कहते थे। तो स्टूडेंट 1 का देख लीजिए 1.95 है, 1.93 है और 1.94 एवरेज वैल्यू है, तो एक दूसरे के भी करीब हैं और एवरेज वैल्यू के भी करीब हैं। तो स्टूडेंट का ए का जो वैल्यू है वो आपका प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एवरेज वैल्यू 2 के करीब नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है आपका, एक्यूरेट नहीं है, बस प्रिसाइज है। अगर स्टूडेंट बी का हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका एक वैल्यू 1.94 है, दूसरा वैल्यू 2.05 है और एवरेज 1.995 है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में देख लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और एवरेज वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो किसी भी तरह से ना तो ये प्रिसाइज वैल्यू है और ना ही ये एक्यूरेट वैल्यू है। अगर स्टूडेंट सी का देखते हैं हम लोग, तो 2.01, दूसरा है 1.91, ये दोनों एक दूसरे के करीब में हैं और जो एवरेज वैल्यू है वो 2.00 है, जो कि आपका एक्यूरेट वैल्यू के पास में है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में भी एक दूसरे के पास हैं, एवरेज वैल्यू के भी पास हैं, और ये जो एवरेज वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू के पास है, तो दोनों आपका प्रिसाइज भी है और एज एक्यूरेट भी है। एक और कंडीशन हो सकती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसमें क्या हो सकता है कि दोनों वैल्यू आसपास ना हो, लेकिन जो एवरेज आपका निकल रहा है वो एक्यूरेट के, वो एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के पास हो, तो उस कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम लोग, वो प्रिसाइज नहीं होगा लेकिन वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, वो प्रिसाइज नहीं होगा, वो एक्यूरेट होगा, वो कंडीशन यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रखे हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी डिजिट आप लोग को दे रखी है 1 2 3 4 5 6, जो भी किसी भी वैल्यू की किसी भी उसकी आपकी कुछ डिजिट दे रखी हैं, तो जो उसकी सर्टेन डिजिट है यानी फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, उन डिजिट को मिला के और उसके अलावा एक अनसर्टेन डिजिट कोई सी भी जिसकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसी का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, सर्टेन लगा लीजिएगा।
ठीक है, जितने भी सर्टेन डिजिट हैं उनको उसको मिला के और एक अनसर्टेन डिजिट उसको मिला के हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो किसी भी वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, 4-5 रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे में बढ़ पाएंगे। ओके, ऑल द नॉन, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो होता है, नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो नहीं है, यानी 1 to 9, वो सारे आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। अब पहला वाला एग्जांपल 576 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरे वाले में 2.05 सेंटीमीटर, अब दो तो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन इनके बीच में ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसको भी हम लोग किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरा रूल आते हैं, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉट ज़ीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसके लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरो हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इस एग्जांपल में 0.05 में ये 5 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसके लेफ़्ट में 0.00 जो है वो आपका काउंट नहीं होगा, तो इस डिजिट में आपका सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3, इफ़ नंबर ends in 0 but these zeros are to the right of the decimal point then these zeros are significant। अगर नंबर आपका 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी डिजिट आपका 0 से एंड हो रहा है, these zeros are at the right of the decimal, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में है वो ज़ीरो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाले में 5.0 है, ठीक है, 5.0 है तो हम लोग ज़ीरो को वैसे तो काउंट नहीं करते थे, ऊपर वाले रूल्स में देखा था, बट यहाँ पे वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें आपके कितने हो गए, 5.0 1 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरा एग्जांपल ये है, इसको मत कीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 0.0200, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड वाले को तो हम लोग ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में ज़ीरो लगे हैं उनको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो से पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो लगा हुआ है नॉन ज़ीरो के बाद में, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस वाले एग्जाम्पल में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा ये वाला आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल है, इफ़ कमोडिटीज़ इज़ मेंशन्ड, अगर कोई कमोडिटीज़ दे रखा है, कमोडिटीज़ मतलब 6 बॉल दे रखा है, 6 पेन दे रखा है, 6 चेयर, 4 चेयर, कुछ भी दे रखा है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर 6 बॉल्स दे रखा है, 6 पेन, 6 रबर, 6 रुमाल, कुछ भी दे रखा है, या 8 10 15 जो भी, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पावर ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट, द पावर आर नॉन सिग्निफिकेंट, अगर किसी का भी पावर दे रखा है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है 1.0 दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में ज़ीरो है तो ये काउंट होगा, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये सारे रूल्स हैं टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, इन लॉज के बारे में आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 3-4 लॉज हैं जो अभी पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया था, एंटनी लवेशियर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास ना तो बन सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट का मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। तो 12 + 32 गिव्स यू 44 ग्राम। ऑक्सीजन का प्रोडक्ट है, उसका देख रहे हैं तो इसका भी 44 ग्राम आ रहा है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपका मास ऑफ प्रोडक्ट के
बराबर है। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, ना तो वो कम होगा और ना ही वो ज़्यादा होगा। दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर फिक्स प्रोपोर्शन भी इसे बोल सकते हैं, जो कि दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इसका स्टेटमेंट है द एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट और बाय वॉल्यूम। अगर कोई एक कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जिस कंपाउंड जिस एलिमेंट से बनेगा, वो एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कंपाउंड आपको कहाँ से मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से भी होता है और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी होता है। दोनों से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जिसका फार्मूला CO2 ही होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन फोटोसिंथेसिस से CO3 मिल रहा है या फिर CO4 मिल रहा है, उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो CO2 ही बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखें तो बाई नंबर कार्बन 1:2 है, यानी एक कार्बन का आइटम है और 2 आपका ऑक्सीजन का आइटम है। और बाई मास देखें तो 12:32, फॉर 1 कार्बन इट इज़ 12 एंड फॉर 2 कार्बन आइटम इट इज़ 32। सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे तो वो आपका 3:8 होगा। तो ये रेशियो बाई मास है। तो कभी भी किसी भी तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हमेशा जो रेशियो होगा यही आपका फॉलो करेगा, 3:8 या फिर 12:32 का ही रेशियो फॉलो करेगा। डिपेंड नहीं करेगा वो कि किस चीज़ से फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तीसरा है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डाल्टन ने दिया था, 1803 में दिया था। इसका स्टेटमेंट है इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं बनाने के लिए एक से ज़्यादा कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अब एक एग्जांपल लेंगे तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि अगर कोई दो एलिमेंट आपके कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखा है, एक है आपका H2O और दूसरा है आपका H2O2। ठीक है, तो जब H2O2, यहाँ पे H2 + O2 गिव्स यू 2H2O, यहाँ पे H2 + O2 गिव्स यू H2O2। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है, 4 ग्राम यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 32 ग्राम, और कितना बन रहा है यहाँ पे 34 ग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ ऑफ H2O। अगर दूसरे रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है आपका, अगेन 32 ग्राम है। ठीक है, 2 ग्राम इसका, 32 ग्राम उसका। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और 2 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो मास होगा एक एलिमेंट का, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का, वो किससे कंबाइन कर रहा है, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी इसके 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 32 ग्राम है और यहाँ पे भी 32 ग्राम है, तो इसका जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम सेकेंड वाले रिएक्शन में भी है। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 3 है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 32 यहाँ पे भी है, 32 यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम है और यहाँ पे 2 ग्राम है। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। ये रेशियो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन का कितना रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये 5 तरह के आपके गैसेस का फॉर्मेशन करता है या 5 तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। पहला है N2O, दूसरा है NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। रेशियो कितना है, अगर इसका देखेंगे मास कितना लग रहा है तो 28 है, इसका 16 है। दूसरे वाले में देखेंगे तो 14, 16, तीसरे वाले में 28, 48, चौथे वाले में नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 32 है, पाँचवें में नाइट्रोजन का 28 है, ऑक्सीजन का 80 है। अब हमें फिक्स मास चाहिए किसी एक एलिमेंट का, तो फिक्स मास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसका, या तो ऑक्सीजन का फिक्स मास कर लीजिए आप लोग या फिर नाइट्रोजन का फिक्स मास कर लीजिए। उसके लिए उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, 14 को चूज़ करते हैं, सबको 14 के बराबर कर लेते हैं। तो इसको कैसे 14 के बराबर करेंगे, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आएगा। सिर्फ इसको डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी करना पड़ेगा डिवाइड। तो जब हम लोगों ने ऑक्सीजन को भी डिवाइड किया तो वो उसका कितना आ गया, 8 आ गया। दूसरे वाले में ऑलरेडी 14 है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका 14 है और इसका 16 है। नेक्स्ट वाले में ये 28 है तो इसको 2 से आप डिवाइड कर लीजिए तो इसका आ जाएगा 14, इसको भी 2 से डिवाइड कर लीजिए तो इसका आ जाएगा 24। नेक्स्ट वाले में 14 है, 32 है, एज इट इज़ रख दीजिए। अगेन N2O5 में नाइट्रोजन का 28 है, जिसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 14 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मास है वो 8:16:24:32:40। अब इसको अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आपका आएगा 1:2:3:4:5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन हो रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा आपके कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट का जो रेशियो होगा किसी जो फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। 2 एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट आपका लॉ है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये आपके लिए शायद नया होगा। ठीक है, गे-लुसेक लॉ दिया था, गे-लुसेक नहीं दिया था 1818 में। इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं आपका, ये सिर्फ गैसेस के लिए ही पॉसिबल है। अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि N2 आपका गैस है, ये हाइड्रोजन के साथ जो कि एक गैस है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NH3 का फॉर्मेशन करेगा जो खुद में भी एक गैस है। तो जब दो गैसेस प्रोडक्ट आपके रिएक्ट कर रहे हैं और दो गैसेस रिएक्टेंट आपके रिएक्शन हो रहा है उनके बीच में और प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि खुद भी गैसेस है, तो इन सब का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यहाँ पे देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज रिएक्टिंग विथ 3 मॉलिक्यूल और 3 मोल्स ऑफ H2 और आपको 2 मोल्स ऑफ NH3 दे रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा 1:3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। CO2 ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ठीक है। CO जो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहाँ पे भी देखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ और 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या दे रहा है ये 2 मोल ऑफ CO2 दे रहा है। तो इसका भी जो रेशियो होगा वो 2:1:2 का रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो यही आपका गे-लुसेक लॉ है। जो लास्ट लॉ है वो आपका है एवोगैड्रोस लॉ। ये एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था, 1811 में दिया था। इसका स्टेटमेंट है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर कोई दो गैसेस आपने ले रखी हैं, सपोज आपने इसमें H2 ले रखा है और इसमें आपने O2 ले रखा है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो क्या होगा, जो वॉल्यूम सपोज इसमें 1 लीटर ले रखा है, इसमें भी आपने 1 लीटर ले रखा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम इक्वल है V1 इक्वल्स टू V2 है, तो इसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या H2 और O2 के वो बराबर होंगे। यानी अगर सिंपल फार्मूले में बोला जाए तो इफ़ V1 इक्वल्स टू V2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 से। ये सिर्फ दो गैसेस के लिए नहीं है, अगर इसके साथ आप N2 भी ले लेते हैं तो भी ये V3 कर लीजिए तो ये N3 के बराबर हो जाएगा। ये आपके साइंटिस्ट हैं एमिडियो एवोगैड्रो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, सारे लॉज वॉज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इस पे क्वेश्चंस पे आगे में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।